बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर। शहर की सब बातों और सिटी 18 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। मौसम की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज क्या प्रेडिक्शन की जा रही है। दर्जा हरारत क्या रहेगा। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद 3 बजे आपको बताते चलें 41 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेडिक्ट किया जा रहा है। 6 बजे 39 और 9 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, आज के मौसम के बाद हम आज की टॉप स्टोरीज पर चलेंगे और डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी 6 माह में 15 करोड़ आमदन नाकाफी करार। ट्रैफिक पुलिस ने चालान बढ़ाने का दावा कर लिया। ट्रैफिक पुलिस को चालान बढ़ाने का हुक्म दे दिया गया। सरकारी कॉलेजेस सिक्योरिटी हायर एजुकेशन ने 30 करोड़ रुपए मांग लिए। ईद करीब आते ही परदेसियों की वापसी शुरू। रेलवे स्टेशन पर रश। तवानाई मंसूबों की तकमील से लोड शेडिंग कम होगी। सस्ती बिजली मिलेगी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रिजवान नकवी और उमर असलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। आज की हमारी लेट स्टोरी 6 माह में 15 करोड़ रुपए आमदन हुई, जिसे नाकाफी करार दे दिया गया। अब ट्रैफिक पुलिस को चालान बढ़ाने का हुक्म दिया गया है। ये 6 महीने में तकरीबन 15 करोड़ रुपए से ज़ायद के चालान कर दिए गए और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। आबिद चौधरी की जो हमारी क्राइम बीट कवर करते हैं उनकी आज की लीड स्टोरी है डेली सिटी 42 की। तो इसमें एक वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 15 करोड़ रुपए के चालान भी कर दिए गए हैं और उसके बावजूद जो है वो सोने की मुर्गी समझ लिया गया है। इस डिपार्टमेंट को वार्डन्स को हदायत की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा चालान जो है वो किए जाएँ ताकि रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए। एक तरफ तो मुख्तलिफ टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से भी देखें, तो ईजी लोड का कराने से लेके घर का अगर हम घी, दाल, आटा, सब्ज़ी तक लेकर आते हैं तो उस पर भी जो है टूथपेस्ट अगर इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी जो है वो टैक्स लग जाता है। यानी गवर्नमेंट को एक तरफ तो वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, तो दूसरी जानिब बल्कि ये कहा जाए कि अगर लोग अपनी तनख्वाहों का 30 से 50% जो है वो सिर्फ टैक्स की मद में दे देते हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स में, तो ये भी दुरुस्त है। तो दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन्स को जिस तरीके से हदायत कर दी गई है कि और नोटिफिकेशन बाकायदा जारी किया गया है कि उस ज़्यादा चालान, इसमें ये भी है कि अगर शहरी वायोलेशन करेंगे नहीं तो चालान कैसे होंगे। तो अभी मोटरसाइकिल सवारों की ज्यादा शामत आने वाली है, ऐसा लग रहा है। ना सिर्फ मोटरसाइकिल सवार बल्कि जो रिक्शे वाले हैं, चिंची वाले हैं, ये इजी टारगेट होते हैं ट्रैफिक वार्डन। गाड़ी वाले तो कभी भी नहीं रोकते। उनकी जानिब से भरपूर एहतजाज भी किया जाता है। रिक्शा यूनियन जो है वो आए रोज सड़कों पे आई रहती है और एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला भी उनकी तरफ से चलता रहता है और उनकी यही रिजर्वेशंस होती हैं कि हमारे डबल चालान किए जाते हैं। एक तरफ लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के वार्डन्स हैं, वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए, दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन्स हैं ये अपना टारगेट पूरा करने के लिए, जिस तरह अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने टारगेट दिया है कि इसको बढ़ाया जाए, जो चालानों की शरह है सालाना उससे। अच्छा, अब क्या ये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि चालानों की शरह बढ़नी चाहिए और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और उनका एक टारगेट है शायद इसहाक डार का, और उसके बाद क्योंकि वो वफाकी वज़ीर ख़जाना है और उन्होंने ही आगे डायरेक्शन देनी होती है। फिर पंजाब में भी उनकी अपनी गवर्नमेंट है, फेडरल में उनकी गवर्नमेंट है। तो मैंने आपको बताया ना कि जिस तरीके से अगर एक टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, दालें, आटा, चीनी, घी, मतलब ज़रूरत अशिया की, कोई भी ज़िंदगी की जो ज़रूरत है की अशिया हो, उन पर जो है वो टैक्सेस लगाएं। जहां अब यानी अवाम को रिलीफ नहीं देना, बेसिकली स्ट्रेटजी तो यही है कि अवाम को रिलीफ और सुख नहीं देना, और इसी वजह से वजारत ख़जाना ने हदायत की है और उसकी वजह से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि ट्रैफिक वार्डन्स को कहा गया कि चालान ज़्यादा से ज़्यादा करें। और फिर हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों पर अब ट्रैफिक वार्डन्स जो पहले कुछ 7-8 साल पहले जब ये आए थे उस वक्त और अब बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रूड होते हैं, शहरियों को मारपीट भी कर रहे होते हैं, दूसरी जानिब एक बदतमीजी का रवैया ये है कि जो उमरा हैं, बड़ी गाड़ियां जो हैं, लैंड क्रूजर्स हैं या लग्जरी गाड़ियां, उनको नहीं रोका जाता।
उनमें इतनी वो विल पावर नहीं होती कि उनको हाथ आप दे के जितनी रोक लें। लग्जरी गाड़ियां जैसे आपने जिक्र किया, आप उनके देख लें, ब्लैक पेपर होते हैं, Violation होती है सीट उनकी बेल्ट तरफ से। चले वो, क्योंकि उनकी Even गाड़ी के के- अंदर साउंड सिस्टम बोल पड़ता है तो सीट बेल्ट पहनी होती है, लेकिन ब्लैक पेपर गाड़ियां रूल्स तोड़ रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, गैर नमूना नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया वो जाता तो है इन बड़ी भरमार है गाड़ियों पे, पूरे वो शहर में, आप तो देखें उसमें तो कोई तो बॉदरेशन हर नहीं है। दूसरी तीसरी गाड़ी आपको गैर नमूना नंबर प्लेट से अवेजा नजर आएगी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और जो ब्लैक पेपर्स लगा के लग्जरी गाड़ियों में फिर रहे होते हैं उनको बिल्कुल नहीं रोका जाता। जो आज आप पास बचते हैं चालान करने के लिए, वो बेचारे ऐसे मोटरसाइकिल सवार जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गरीब चालान उनकी दिहाड़ी ज़ाया हो जाए तो उनका सारा बजट जो है वो दरम बरम हो जाता है। बिल्कुल रिजवान बजट साहब आउट हो बिल्कुल जाता ठीक है। कह रहे हैं, क्योंकि हाल अब ये भी हो गया है कि एक तरफ तो वो चलान कर रहे होते हैं और अब मुख्तलिफ, रिजवान साहब आप देखें कि मुख्तलिफ नाके लग रहे होते हैं। पंजाब पुलिस अलहदा नाके लगा रही है, वार्डन्स के अलहदा, एक्साइज एंड टैक्सेशन अलहदा लगा रही है, LTC अलहदा है, यानी और फिर डॉल्फिन फोर्सेस अलहदा चेक कर रही होती है। और लेकिन जब हम जराइम में देखते हैं कि कोई कमी आ गई है तो वो बल्कि बढ़ जाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती। डॉल्फिन फोर्स के बारे में भी इन्होंने बड़ा कहा था, बड़े दावे किए थे, लेकिन उसके भी आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं आए। एलीट फोर्स अलहदा है, मतलब इतनी ज़्यादा फोर्सेस बना दी गई हैं, या तो अमनो फिर एक और चीज़ भी कि अक्सर देखने में आता है कि वार्डन्स जो है वो एक ग्रुप बनाकर साइड पर खड़े हो जाते हैं, और अगर ट्रैफिक ब्लॉक है तो वो ब्लॉक है, वो अपने एक ही मोटरसाइकिल सवार को या एक ही छोटी गाड़ी वाले को घेर कर खड़े होते हैं। सो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर तो फोकस सिर्फ चालानों पर होगा, ट्रैफिक रूल्स, उनकी अवेयरनेस किस तरह फैलेगी? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप अवेयरनेस देंगे तो आप टारगेट नहीं दे सकते कि इतने चालान करें। जब लोगों में अवेयरनेस आएगी, वो वायलेशन कम करेंगे तो चालान लामुहल्ला तौर पे कम होंगे। फिर आपकी ये टारगेट देना जो है ये बिल्कुल एक लायानी सी चीज़ बन के रह जाता है, और इसकी फिर वजह समझ नहीं आती कि आप क्यों टारगेट दे रहे हैं चालानों का। चालान तो तब होगा जब वायोलेशन की गैर जो कानून शिकनी है उसकी शरह बढ़ेगी। तो आप आज खुद जब टारगेट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उन्हें ढील भी देंगे कि आप वायलेशन करने तो दें। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आपको अवेयरनेस बढ़ानी होगी ताकि शहरी कम से कम रूल्स वायलेट करें? क्या इस तरह की हदायत नहीं आनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ दिस के चालान ज्यादा से ज्यादा? अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जैसे सीट बेल्ट के इसका मतलब चालान अवेयरनेस के लिए नहीं है, आपको वार्निंग देने के लिए नहीं है, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कि जिस तरह 6 माह के अंदर 15 करोड़ रुपए के चालान किए हैं, 15 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किया चालानों की मद में, या लाइसेंस की जो फीस है उसकी मद में, तो होना तो ये चाहिए था कि अगर ये साले गुज़श्ता या गुज़श्ता 6 माह की निस्बत चालान की शरह में कमी आई है, जो रेवेन्यू आया है, तो इस पे खुश होना चाहिए था गवर्नमेंट को कि लोगों ने वायलेशन कम कर दिए। देखिए माल उसकी बजाय उन्हें टारगेट दे दिया गया कि आप इसकी शरह बढ़ाएं और चालान करें। अब वार्डन्स करते क्या हैं, ये जो इन्हें टारगेट दिया जाता है कि डेली आपने 10 चालान करने या 15 करने, वो एक साइड पे खड़े हो जाते हैं घात लगा के, लोगों को वायलेशन करने देते हैं। लोग जैसे ही सिग्नल ब्रेक करके निकलते उसके ऊपर आगे उन्हें रोक लिया। और वो जिस तरह पंजाब पुलिस की कार्रवाई नहीं होती थी कि एकदम पहले मुजरिम को जुर्म करने की इजाजत दे देते थे और रंगे हाथों पकड़ लिया, और ऐसे बिहेव करते हैं। ठीक है, अच्छी चीज है, आप कभी कभी ये कर सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि शहरी किस हद तक रूल्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब वार्डन्स के बारे में आप ये दुआ करें कि रूल्स ज्यादा वायलेट हो ताकि हम ज्यादा रेवेन्यू। देखिए सीमल, जब एक बंदा इरादा कर लेता है कि मैंने काम करना है तो करना ही करना होता है। फिर ये हमारे माशरे की नेचर के हवाले से भी अगर हम बात करें, और अक्सर जिस तरीके से आपने 4 वार्डन्स की बात की, अब ईद के दिन है, माल रोड पर देखें, उसके अलावा MM आलम रोड, गुलबर्ग, लिबर्टी, उसके अलावा ये शालम लिंक रोड जो है समेत मुख्तलिफ मकामात पर अब ट्रैफिक जाम रहती है। और वहाँ उसकी सबसे एक अहम वजह ये है कि एक वार्डन जो है वो ऐसे चलान भी करता है और गाड़ी उस सूरत में कंडीशन में खड़ा कर देते हैं कि आधा रोड ब्लॉक हो जाता है। अब जो पीछे गाड़ियाँ आ रही होती हैं वो भी ब्लॉक हो जाती हैं, फिर वो साइड पे कट करने की कोशिश करते हैं, कोई आगे से निकलने की कोशिश करता है। तो देखें वार्डन्स की भी हवाले से हमें देखना चाहिए, ये बड़ी बेहतरीन सर्विस थी। ख़ुसूसन अगर कंपैरिजन करें कि 20 साल पहले जो सफ़ेद यूनिफॉर्म वाले होते थे, मुझे याद है कि उनका इतना खौफ होता था एक साइकेट्रिकली नफ्सियाती तौर पर कि यार अगर बाहर लेके मोटरसाइकिल निकले तो वो थप्पड़ भी मारते थे। मैं आपको सच्ची बात है, वो थप्पड़ भी मारते थे, और जेब में अगर 20-50 रुपए होते उस वक्त वो भी ले लेते थे। चालान तो दूर की बात, आपकी अपनी जो जेब खर्च होती थी और इज्जत नफ्स भी आपकी मजरूह करते थे। तो चलें, ये वार्डन सिस्टम बेहतर था, हाँ, पढ़ा लिखा सिस्टम आया, और इससे लेकिन अब ये साइकोलॉजिकल फैक्टर ये भी है कि वार्डन जो हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आप धूल मट्टी में, गर्मी में, चिलचिलाती धूप में सड़क पे किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वो 1-1.5 माह के बाद र्यूड हो जाएगा। वो लाउड बोलेगा, जब वो ऐसे शोर वाले माहौल में खड़ा होगा तो
तो लोगों से बदतमीजी करना भी एक फितरी अमल है। फिर हर दूसरा तीसरा बंदा जो है लेकिन उसकी पीआर होती है, वो किसी न किसी बंदे का लाहौर शहर है, मौसम जिस तरह का गर्म हो, सर्द हो, बारिश हो, ये लोग सड़कों पर नजर आते हैं। देखिए कल मैं अपनी उनकी ड्यूटी भी आपने बिल्कुल सही कहा कि साइकोलॉजिकली जो है वो उनको बहुत अफेक्ट कर रहा होता है उनकी ड्यूटी। आज तो उसमें फिर रिफ्रेशमेंट कोर्सेज होने चाहिए, रिलैक्सेशन कोर्सेज होने चाहिए ताकि ये लोग रिलैक्स करें। छतरियों का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, जहाँ पे अगर वो धूप में खड़े हैं तो ऊपर छतरी हो। ठीक है, फैसिलिटीज अपनी जगह, लेकिन ड्यूटी अपनी जगह। और ट्रेनिंग की अगर बात हम करें तो इनको मुसलसल अगर ट्रेनिंग साथ साथ मिलती रहे तो चीजें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल सही। हम अगली खबर की तरफ चलेंगे नाज़िन, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़िन, मजीद खबरों की तरफ चलेंगे और अगली खबर हमारी मुगलपुरा लालपुर पर शहर का पहला ड्राइव थ्रू रेडी बाज़ार लग गया है जी, और इससे ट्रैफिक शायद कंट्रोल हो जाए। शायद मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसे मंसूबे बनते तो हैं लेकिन फिर उसको फॉलो नहीं किया जाता, उस रूल्स पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं होता। सो अब ये रेडी बाज़ार पहला ड्राइव थ्रू है, सो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आप? ये देखने में तो सीमल बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ी कलरफुल रेडियाँ लगाई गई हैं और बड़े एक मुनज़्ज़म अंदाज में जो है रेडी बान वहाँ पे खड़े होते हैं। और ये वही रेडी बान है जो कि उस बाज़ार में पहले बेहंगम अंदाज में रेडियाँ लगाया करते थे। उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने ये आइडिया फ्लोट किया, उसके बाद इसको अखुवत फाउंडेशन के तावन से अमली जामा पहनाया गया। तो बड़ी अच्छी बात है। शहर का सबसे बड़ा मसला जो है शायद वो तजावज़ात है कि जो शहर के बाज़ार हैं ये बड़े कुशादा भी हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन उनका हुस्न जो है वो तजावज़ात ने गहना के रख दिया, ख़त्म कर दिया। रिजवान साहब आप जिसको अच्छी बात कह रहे हैं ना, वो ये तकरीबन सालों से पर मुहित एक प्रोजेक्ट था वो जो अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन की है। आपको याद है काफ लीग की हुकूमत में जो रेडी बाजार बनाया जाना था, वो भी तो एक मंसूबा था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। फिर पंजाब हुकूमत में अब ये हमारा बड़ा डायलेमा है कि हम हमेशा जो हमारी अपोजिशन ताकतें होती हैं या प्रीवियस जो हुकूमतें होती हैं, हम उनके मंसूबाजात को कंटिन्यू नहीं करते या जहाँ से वो छोड़ के जाते हैं वहाँ से शुरू नहीं करते ताकि उसका क्रेडिट समनाबाद हॉस्पिटल इसकी एक मिसाल है कि वो क्योंकि सिर्फ वहाँ पर जो मियां असलम जीत चुके हैं तो इसलिए उस अस्पताल को नहीं बनाया जाता, और एक तरफ शहबाज शरीफ सेहत में हमारी अवलीन तरजीह है उसके हवाले से भी दावे करते। खैर खबर के हवाले से ही अगर बात करें तो रेडियो के हवाले से अगर आप सिचुएशन देखें, सूरत हाल ये है कि आज़ादी चौक फ्लाईओवर लाहौर नहीं पाकिस्तान का खूबसूरत फ्लाईओवर बनाया होगा, एक देखने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन आप देखें कि पहले दाता दरबार के साथ 2 जगहों पर रेडियां लगती थी, अब 4 पे लगती हैं, यानी और फिर 4 पे रेडियां लगती हैं, 2 पर चिंची स्टैंड खड़े हो जाते हैं। सिर्फ एक लाइन होती है गाड़ियों के लिए, मोटरसाइकिलों के लिए। तो इतना बड़ा जुल्म। और शहबाज शरीफ की तो रिट का ये हाल है हुकूमत का कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अहकामात जारी किए कि शादरा में और पीको रोड की तरफ जो है वो तजावज़ात का और गैर कानूनी चिंची स्टैंड्स का खात्मा किया जाए। शहर में जगह जगह पर चिंची स्टैंड्स हैं, गैर कानूनी है, शहर में जगह जगह पर रेडियां लगा दी गई हैं। तो ये सिर्फ 13 रेडियो बेनिफिशरी जो है वो कहीं ना कहीं या तो अगर वो चिंची वाले हैं तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है या फिर इधर से टाउन इंतजामिया है। अगर किसी जगह पे 100% रिजवान साहब 100% खड़ी की जाती हैं तो जैसे ही उनके खिलाफ कोई आर्जी ऑपरेशन भी किया जाता है, अगर कोई मीडिया खबर हाईलाइट करता है कि जी इस जगह पे गुजरना मुहाल हो गया तजावज़ात की वजह से, उसके बाद ऑपरेशन होता है, लेकिन वो ऑपरेशन होने से पहले ही उन्हें फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं कि आप मूव कर रहे हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं हम। तो उसके बाद वो रेडी बान जो हैं वो गैर महसूस अंदाज में वहाँ से जो है उठ जाते हैं। उन्हें पहले ही इतला कर दी जाती है कि ऑपरेशन होने वाला है, आप अपना कोई चारा कर लें। उसके बाद वहाँ से मूव कर जाते हैं। उसके बाद इक्का दुक्का रेडियाँ उल्टा ली जाती हैं या उनको डबल पैसे उनसे रिजवान साहब डबल ले जाया जाता है। उसके बाद वो फौरन ही वापस डबल पैसे उनसे लिए जाते हैं। रिजवान साहब आप सूरत हाल लाहौर की अगर आप ये देखें, शादरा हो, गजुमता हो, काहना का इलाका हो, बसीन का इलाका हो, दरोगे वाला का इलाका हो, हरबंसपुरा हो, बागबानपुरा हो, शहर के किसी इलाके में भी चले जाएं, सिर्फ तजावज़ात की वजह से जो है वो इस शहर का हुस्न खत्म होकर रह गया। एक तो खूबसूरती मुतासर हुई है, दूसरी तरफ ट्रैफिक का अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कहा जाए तजावुज़ात खत्म हो जाए तो 50% यहाँ पे तो सीमित इस इलाके में जहाँ पर इफ्तिताह किया है, यहाँ पर तो ये हाल है कि वहाँ पे जो फाटक है जो धर्मपुरा से पहले, वहाँ पे तो अब जो है वो ऊँट लेके लोग खड़े हो गए, दूध बेचने के फरोख्त कर रहे हैं, और ऊँट सड़क पर आ जाता है, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक घंटा घंटा रह जाती है। आपकी भी ये गुजर गया, यहाँ से रास्ते आप गुजरते हैं दादा, एक तरफ फाटक फाटक पर आपको याद होगा कि यू शेप के जो एक
मंसूबे का जो बाकायदा आगाज़ भी किया गया था, लेकिन गाड़ियाँ सारी की सारी बाहर खड़ी होती हैं और लोग बॉदर ही नहीं करते हैं कि वो अंदर चले जाएं ताकि बाहर ट्रैफिक का प्रेशर ना रहे। ये तो हालात हैं क्योंकि वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए कोई खड़ा नहीं है। असल पता है क्या बात है, जब तक शहबाज शरीफ का रास्ता गुजरना ना हो, वहाँ पर उन्होंने जाना ना हो, किसी दिन वो वहाँ पर गाड़ियों से जाएं, बाय हेलीकॉप्टर ना बस वहाँ पर ट्रैवल करें अपना, तो फिर उन्हें अंदाज़ा हो कि लोग किस हद तक किस परेशानी में रह रहे हैं। देखिए, लोगों को रोज़गार फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। यहाँ पर टाउन इंतज़ामिया का लाहौर की ये हाल है कि आप TMO चाहे वो मलिक इब्रार हो, मलिक तारिक हो, इम्तियाज़ अवान हो, अली बुखारी हो, फैसल शहजाद हो, ये सारे वही TMO हैं जो 8-8 साल से लगे हुए हैं। और इन सब के टाउन्स में आप यहाँ पर देख लें कि तकरीबन हर जगह पर तजावज़ात हैं। तो क्यों तजावज़ात हैं? और इनमें से बेशतर TMOs के खिलाफ एंटी करप्शन में इंक्वायरियाँ भी पेंडिंग हैं कि जी ये फलां जगह पे इंक्रोचमेंट्स कराते हैं, वहाँ से इतने पैसे लिए, इलीगल बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी करके फलां इलाके में जो है वो तजावज़ात कायम की गई या बिल्डिंग बनाई गई या फ्लोर जो हैं वो इजाफी बना लिए गए। कौन सी मेरिट की बात है? उसके बावजूद इन्हें बिल्कुल हटाया नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि इनकी जड़ें बड़ी मजबूत हो चुकी हैं शहर में। फिर जितने भी ऐसी मार्केट्स हैं जिनमें इंक्रोचमेंट्स की भरमार है, वहाँ से बेनिफिशरी टाउन का अमला है, फिर ऊपर कोई ना कोई रुकन सूबाई असम्बली है जिसके साथ उनका कनेक्शन है, वो उनकी जॉब्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जब उन पे मुश्किल वक्त आता है उनको वो बिल्कुल उनके बैक पे खड़े होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके सिफारशी बन के चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो सिफारिशी कल्चर है, रिश्वत कल्चर है, ये आम है। जो लोग अजारादारी कायम कर लेते हैं, इस चीज को देखिए वज़ीर आला पंजाब के हवाले से छोटी से छोटी मार्केट की आप मिसाल लें, छोटी सी मार्केट है मून मार्केट लाहौर की, है अच्छी मार्केट, वहाँ पे लोग आते हैं बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा दुकानें नहीं होंगी जितनी कंपैरेटिवली इचरा में या बाकी मार्केट में बाकायदा बाजार। तो वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट कराई जाती हैं, वो जो ट्रेड यूनियन बनी हुई है वहाँ पे या बाकी मार्केट्स, एक एग्जांपल के तौर पे मैं मून मार्केट को कोट कर रहा हूँ, वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट कराई जाती हैं उसमें से कोई 20-22 लाख रुपया जो है महाना इकट्ठा किया जाता है वो ट्रेड यूनियन के फंड की मद में। अब जब आप 20-22 लाख रुपए जमा करते हैं, उस 20-22 लाख रुपए में आपने टाउन इंतजामिया का मुंह भी बंद करना है, आपने LDA का वो अमला जो ऑपरेशन करने आता है तजावजात के खिलाफ, उसका हिस्सा भी उसे पहुंचाना है। उसके अलावा जो मुतलका थाना है वहाँ पे उसके SHO की भी आपने दावत करनी है। फिर जो आपका MP है उस इलाके का या चेयरमैन है, आपने उसके लिए भी इफ्तार पार्टी करनी है, फटीकें बर्दाश्त करनी है, सबकी फटीकें बर्दाश्त करनी है। तो अच्छा, ये सारी फटीकें बर्दाश्त करने के लिए इसी तरह की सोने की चिड़िया चाहिए। तजावजात जो है ये शहर के लिए सोने की चिड़िया है। सियासी मुदाखलत, क्योंकि आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, सड़क पे बैठ के आप अपनी चीजें भी बेच देते हो। सियासी मुदाखलत का ये हाल है कि एक MP ने खुद बताया कुछ अर्सा कबल पहले की बात है कि मलिक रियाज के बारे में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने खुद कहा कि अगर आपको TMO लगवाने से फुर्सत मिले तो आप हल्के के लोगों के काम करवाएं। इस तरह की चीजें और आपको पता है ईद के दिन आ गए ना, सीमल ईद के दिन आ गए। अब ये इस्लामपुरा हो, मुजंग हो, जो अंदरून के इचरा वगैरह के बाजार हैं, यहाँ पे जो चूड़ियों के स्टॉल और खुसूसन खवातीन आप देखिएगा आधी सड़क जो है वो कवर्ड होगी। अच्छा, आपने ईद की बात की और खवातीन की चीजों की तरफ आप जा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है शायद भाभी को भी चीजें लेके देनी पड़ेंगी, तो पहले उसकी मुखालफत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ईद करीब आ रही है जैसा कि आपने भी कहा और हम सबको भी पता है, तो परदेसियों की वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और लाहौर में काफी तादाद में ऐसे लोग रहते हैं जो बेसिकली लाहौर से बिलोंग नहीं करते। मेजॉरिटी जो है वो दूसरे शहरों से आके यहाँ पे तलाशी माश के लिए आए हुए हैं और अपने रोजगार के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। जैसे ही ईद के दिन आते हैं तो ईद से कबल या ईद के अगले 2 दिन बाद जो है लाहौर बिल्कुल वीरान नजर आता है। तो परदेसियों ने ही दरअसल लाहौर को आबाद किया हुआ है तलाशी माश में, फिर पढ़ने के लिए ढेर सारे लोग। रिजवान साहब लाहौर आबाद ही है, ऑब्वियसली आप परदेसी हैं तो परदेसियों को थोड़ा सा सपोर्ट तो करना पड़ेगा। अच्छा, आप कहाँ से हैं और कब जा रहे हैं ईद पर वापस? मैं गुजरात से हूँ, मैं इधर ही हूँगा ड्यूटी पे। ये तो पर्क्स हैं जर्नलिस्ट होने के, ईद पे भी छुट्टियां नहीं होती और यहीं पे गुजारना पड़ता है। लेकिन जब हम ये खबर सुन रहे थे कि बैंक मुलाजमीन को 10 छुट्टियां हो रही हैं सरकारी मुलाजमीन को, तो उस वक्त एहसास जरूर हो रहा था कि यहाँ पर एक छुट्टी 2 छुट्टियों। लेकिन अगर आप सार्केस्टिक होकर बात ना करें तो जर्नलिज्म है और आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्छा, रेलवे स्टेशन पर रश है, किरायों में कमी, ईद स्पेशल ट्रेनों के ऐलान को खुशाइन करार दिया जो कि हमेशा किया जाता है हुकूमत की तरफ। देखिए रेलवे की जानिब से जो है ये फैसला किया कि 43% जो है वो कमी की गई। ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि कम से कम जो परदेसी हैं वो अपने शहरों में जा सकेंगे। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जो अखराज
اخراجات ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں, گھر میں مہمان بھی آتے ہیں, پھر اس کے علاوہ جو دیگر عیدیاں, کیونکہ چھوٹی عید ہے, چھوٹی عید میٹھی عید, اس کی اپنی ایک لوازمات ہوتے ہیں, عیدیاں بھی دینی پڑتی ہیں, تو ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم لوگ جو پردیسی خصوصاً ان کے اپنے اخراجات اور ہمارے پاس ویسے ہی خوشی کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں, تو اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کریں تو زیادہ مزہ آتا ہے. اور میں بار بار کہہ رہی ہوں, عمر بھائی بھابھی پروگرام دیکھ رہی ہوں گی, آپ جتنی مرضی مخالفت کر لیں تجاوزات کی, یہ ساری چیزیں اور یہ سارے لوازمات جو ہے وہ گھر پہ پورے کرنے پڑیں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جی, اور اب سیلز اور پروموشنز کی طرف چلیں گے, اور عید بھی آ رہی ہے تو obviously شاپنگ کرنی ہوتی ہے, شامل کریں گے بچت بازار. بچت بازار میں سب سے پہلے ہمارے پاس برانڈ ہے جی الٹرا کلب, اور الٹرا کلب پر آپ کو 30% تک آف ملے گا. نیکسٹ برانڈ ہے ہمارے پاس فٹلب, اور فٹلب پر آپ کو 50% تک آف ملے گا. جی, اور ہائپر اسٹار اگر آپ جا رہے ہیں تو ہائپر اسٹار میں فریشر جوس ہے جی 1 لیٹر, ریٹیل پرائس 100, پروموشنل پرائس 85 روپیز, آپ 15 روپیز بچا سکتے ہیں. لپٹن یلو لیبل ٹی بیگز 50 بیگز جو ہیں, ریٹیل پرائس 200, پروموشنل پرائس 165, 35 روپیز آپ بچا سکتے ہیں. اور اب غیر ملکی کرنسی ریٹس آپ کو بتائے جائیں گے مال کے حال میں. مال کے حال میں سب سے پہلے امریکن ڈالر ہے, قیمت خرید 104.75, قیمت فروخت ہے 105. پاؤنڈ اسٹرلنگ, قیمت خرید 140, قیمت فروخت 140.70. یورو کی قیمت خرید ہے 115.20, قیمت فروخت ہے 115.70. سعودی ریال, قیمت خرید 27.65, قیمت فروخت 27.80. UAE درہم, قیمت خرید 28.35, قیمت فروخت 28.50. کویتی دینار, قیمت خرید 344.50, قیمت فروخت ہے 347. آسٹریلین ڈالر, قیمت خرید 76.75, قیمت فروخت ہے 77.20. جیپنیز ین, قیمت خرید 1, قیمت فروخت 1.03. سوئس فرینک, قیمت خرید 105.70, قیمت فروخت 106.60. کینیڈین ڈالر سب سے آخر میں, قیمت خرید 80.40, قیمت فروخت ہے 80.95.
और इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे योगा किस तरह से हेल्प करता है डिप्रेशन को रिमूव करने में, रमज़ान में किस तरह से रोज़ों को पुरसकून बनाता है। और कहा जाता है कि हर चीज़ का इलाज जो है वो योगा के ज़रिए पॉसिबल है, वो चाहे सांस की बीमारी हो, वो चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, और इमोशनल के साथ साथ जितनी भी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि योगा करना किस तरह से है और उसका तरीक़ेकार क्या होगा। हमारे साथ मौजूद है योगी सायरा मुनीर साहिबा, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सायरा साहिबा, क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। और हमेशा जब भी आप आती हैं हमें बड़ा फीडबैक भी आता है, लोग बात करते हैं इस बारे में कि योगा के बारे में बहुत सी मिसकॉन्सेप्शंस थे और वो जो है वो अब क्लियर हो गए। ये क्यों है वैसे, लोगों को मिसकॉन्सेप्शन क्यों है? असल में हम मज़हब से जोड़ते हैं हर चीज़ को, तो मज़हब से नहीं जोड़नी चाहिए हर चीज़, सेहत के हवाले से लेनी चाहिए। सेहत के हवाले से को जैसे हम जिम करते हैं उसको हम मज़हब से नहीं जोड़ते, हम तैराकी करते हैं हम जिम से नहीं जोड़ते उसको, हम मज़हब से नहीं जोड़ते। तो इसी तरह हमारा जो योगा है उसको भी मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए, उसको सेहत के हवाले से लेना चाहिए। हिंदू ओरिजिनेटेड है तो नहीं, उसको एक के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हेल्थ के लिए लेना चाहिए। जो उसमें तरीक़ेकार हैं, जो उसूल हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छी चीज़ को ले लें आप, और जो आपको अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ दें, लेकिन मज़हब से ना जोड़ें उसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज़ का इलाज जो है वो योगा के ज़रिए पॉसिबल है, वो चाहे इमोशनल साइड हो या फिज़िकल साइड हो। सो इसमें किस हद तक सच्चाई है? लोगों को लगेगा मैं तो एम ही कही जा रही हूँ, लेकिन आप चूँकि एक्सपर्ट हैं और योगी भी हैं, सो आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को? नहीं, जो लोग बिल्कुल काम हैं और पुरसकून हैं वो किसी भी इमोशनली इसको चीज़ को नहीं लेते, वो तो एक इस अंदाज से लेते हैं कि उन्होंने अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी अच्छी सेहत के साथ गुजारनी है। हमारी लंबी ज़िंदगियां होती हैं लेकिन सेहत हमारी बिल्कुल डाउन हो जाती है, और डिपेंडेंट होते हैं हम अपने बच्चों के, और फिर बच्चों की लाइफ भी हम तंग कर देते हैं, उनकी इतनी परेशानियों में लाइफ चली जाती है। आजकल वैसे ही इतना रोज़गार को ज़राए माश के लिए लोग इतना तकद्दो कर रहे हैं, इतनी जदोजहद कर रहे हैं, तो एक उनको स्ट्रेस पेरेंट्स का होता है कि उनको भी खुश रखना है और उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। अगर हम शुरू से ही सेहत का ख्याल रखें और योगा को अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बनाते हुए उसको लेकर साथ चलें, तो हम सेहतमंद ज़िंदगी से ही जाएंगे, सेहतमंद ही होते हुए अल्लाह ताला के पास जाएंगे। हाँ, और ये बहुत बड़ी नेमत है, यकीन जानिए कि आप हेल्दी तरीके से ज़िंदगी गुजारें, उसके बाद उसी तरह किसी का मोहताज बने बगैर अल्लाह ताला की तरफ से रह जाए। डिप्रेशन पर मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल जो है वो इस चीज़ का हर एक को मतलब लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है। अच्छा, डिप्रेशन की मैं बात कर रही थी, और हर दूसरा शख्स जो है वो आजकल डिप्रेशन का शिकार है, और अगर नहीं है तो ज़बरदस्ती खुद पर इतना तारी कर लेते हैं कि वो खामखा डिप्रेशन फील होना शुरू हो जाता है। सो योगा किस हद तक हेल्प आउट करता है इस चीज़ का? मैं इस तरह बात शुरू करूँगी कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि गुमान, जिस तरह आप गुमान करते हैं उसी तरह मैं नवाजता हूँ। तो गुमान ही जिस तरह की आपकी सोच है, अब अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आपकी अच्छा गुमान है या बुरा गुमान है, सिर्फ गुमान का जिक्र किया गया है कुरान पाक में। तो इसी तरह जिस तरह हमारी सोच है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसी तरह ही अल्लाह ताला हमें नवाजते हैं। तो डिप्रेशन में लोग इसलिए जा रहे होते हैं कि वो गलत गुमान, बुरे गुमान सोच रहे होते हैं। वो ये सोच रहे थे अच्छा इस तरह ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, मैं अगर जा रहा हूँ, इवन एक लाइट सी बात है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए या इस तरह ना हो जाए, और जो वो नहीं चाह रहे होते वो सोच रहे होते हैं। लेकिन हमें वही सोचना चाहिए, वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं, जो पॉजिटिव वे में है। अच्छी बात की कि अक्सर लोग वो सोचते हैं जो वो नहीं पा सकते, या जो नहीं चाहते कि वो हो। जो हम चाहते हैं वो तो हम बहुत कम सोचते हैं, और वो बस यही सोच रहे थे अच्छा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ये मेरे साथ इस तरह ना कर दे। और क्योंकि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ को, हम कॉल कर रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं, और वो फिर हमारे सामने वही चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए अच्छे गुमान के साथ ज़िंदगी को गुजारना चाहिए।
تو ڈپریشن تبھی آتا ہے جب ہم نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا. ہم اگر آج صبح اٹھے ہیں تو ہمارا سارا دن بہت اچھا گزرے گا اور ہم نے ایسے ایسے کام کرنے ہیں اور پازیٹیو کام کرنے ہیں, تو ہم ڈپریشن سے, انگزائٹی سے, اسٹریس سے دور رہیں گے. خود بخود پازیٹیو راستے, پازیٹیو سوچیں جو ہے وہ آپ کو آنا شروع ہو جائیں. اور فیمیلز تو ہم جو خواتین ہیں وہ تو ایکسپریس کر لیتی ہیں, ایکسپلین کرتی ہیں ڈپریشن کو, اسٹریس کو, اور توجہ مانگ رہی ہوتی ہیں لوگوں سے. کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے ہمیں, ڈرامہ کوئنز ہوتی ہیں اور اپنوں سے توجہ مانگ رہی ہوتی ہیں, ہسبینڈ سے, بھائیوں سے, بہنوں سے اور باپ سے, جو بھی. لیکن جو میلز حضرات ہیں وہ کبھی بھی ایکسپلین نہیں کرتے, وہ اپنی خودداری میں رہتے ہیں, اور وہ پھر آئسولیٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں, وہ پھر سوسائڈ کرتے ہیں. تو اس لیے انوائرمنٹ کو اتنا لائٹ رکھیں, اتنا خوشحال رکھیں اور اتنا خوشیوں سے بنیں کہ اسٹریس اور ڈپریشن سے دور اپنے آپ ہو جائیں. سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ یوگا میں, اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے غار حرا میں میڈیٹیشن کی اور ان کو نروان, ان کو علم نازل ہوا قرآن پاک کی شکل میں, تو اسی طرح یوگا میں جو 5000 سال پہلے کا علم ہے, تو اس میں میڈیٹیشن کہا گیا ہے کہ آپ میڈیٹیشن کریں, آپ بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو کام کریں. تو جب آپ سانس کو دیکھتے ہیں تو سانس آپ کا کام ہوتا ہے, اینڈ دین آپ اپنے مائنڈ کو اور اپنے باڈی کو, اپنے روح کو کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں. تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے میڈیٹیشن کا, ڈپریشن سے دور. میڈیٹیشن کا طریقہ کیا ہے, اور وہ جو آپ ایک سونے والی ٹرپ بتاتی ہوتی ہے نا کہ جس کو نیند نہیں آتی وہ سوچے, میں وہ ضرور آپ سے پوچھوں گی کیونکہ وہ پچھلی دفعہ بھی مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ بہت ہیلپ کی. یوگ ندرا, ہاں وہ کیا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ سے بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. سارا جی, بریک پر جانے سے پہلے ہم میڈیٹیشن کی بات کر رہے ہیں, طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ طریقہ کار آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے. جو زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتے وہ کرسی پہ بیٹھ جائیں ٹیک لگا کے. جو کرسی پہ بھی نہیں زیادہ دیر تک بیٹھ سکتے وہ لیٹ جائیں. تو 5 منٹ سے یہ شروع کی جاتی ہے اور پھر اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. صرف دیکھنا آپ نے اپنے سانس کو ہوتا ہے, لیکن بیک کو آپ نے اپ رائٹ رکھنا ہوتا ہے, بالکل اسٹریٹ رکھنا ہوتا ہے. جو زمین پر ہیں تو وداؤٹ پلو لیٹیں, پھر نہیں کمفرٹیبل ہو کے لیٹیں. لیٹنے سے یہ نقصان ہوگا کہ آپ نیند میں چلے جائیں گے, آپ میڈیٹیشن سے ہٹ جائیں گے اور نیند میں چلے جائیں گے. اور اگر آپ ٹیک لگا کے, جیسے میں اب اس وقت بیٹھی ہوں, تو اگر آپ ٹیک لگا کے بھی بیٹھیں گے تو تب بھی آپ نیند میں جا سکتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ آپ اپنے باہر سے اپنے اسٹریٹ رکھ کے, اپ رائٹ ہو کے, بیک کو بالکل کراس لیگس کرتے ہوئے, وہ سکھاسنا بھی بولا جاتا ہے اس کو. اور پھر آگے جاتے ہوئے لوٹس اور وجراسنا اور اس طرح سارے ہیں. تو پھر کسی بھی آسن میں بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیک کو اپ رائٹ رکھ سکیں. ٹھیک ہے, تو بیک بھی ایک جو آپ کے 3 انرجی چینلز میں سے ایک مین انرجی چینل ہے سشمنا ناڑی, جو کہ کھلی ہونی چاہیے. اور اس کا کھلنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کی بیک اپ رائٹ ہوگی تو یہ کھلی رہے گی. اوکے, تو مختلف آرگنز میں اور ہر پارٹ میں آپ کے آکسیجنیٹڈ بلڈ کا فلو ہوگا. اگر آپ کرو کھا کے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی انرجی چینل جو ہے وہ بند ہو رہا ہے, اور آپ کسی بھی جگہ پر اپ رائٹ ہو کر, اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وداؤٹ اینی بیک, وہ زیادہ بالکل آپ کانشیس رہیں گے. اور پھر آپ نے اپنے سانس کو 5 منٹ تک اصل میں کرنا کیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. آپ کا بار مائنڈ تو ہے ہی سوچوں کا ایک گھر, بار مائنڈ آپ کا سوچوں کے اوپر جائے گا. تو ہم نے سوچوں سے ہی اس کو ٹرین کرنا ہے, ہٹانا ہے. سوچوں سے ہٹاتے ہوئے اپنے سانس پر آنا ہے. تو سوچوں سے ہٹانے کا جو اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے سانس کو دیکھنا شروع کر دیں. اوکے, تو آپ نے آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور خاموشی والی جگہ پر بیٹھیں گے جو آپ کوئی آواز نہ آپ کو دے اور ڈسٹرب نہ کریں. تو فجر کا جو ٹائم ہے وہ بہت اچھا ہے. ہاں, نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیں, جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں پر ہی 5 منٹ آپ میڈیٹیشن کریں. اور اپنے کوئی بھی آپ نے چینٹنگ نہیں کرنی, کوئی بھی آپ نے لفظ کو دہرانا نہیں ہے, بس جسٹ اپنے سانس کو دیکھنا ہے, نیچرل بریتھ کو ایز اٹ از, اپنے نیچرل بریتھ کو دیکھنا ہے. زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہر آنے اور جانے والی سانس کو دیکھنا ہے آپ نے. تو جب آپ سانس کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ آٹومیٹیکلی سوچوں سے ہٹ جائیں گے, کیونکہ فوکس پوائنٹ مل جائے گا. بالکل, اور کنسنٹریشن لیول اتنا اچھا ہوگا, مائنڈ آپ کا اسٹرانگ ہوگا, اور آپ کی قوت کے جو برداشت ہے وہ آپ کام ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کا مائنڈ بھی اور آپ کا سانس بھی. تو کچھ لوگ بڑے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ پھر ان سے بیٹھا نہیں جاتا,
और वो सांस भी उनका बहुत तेज तेज चलता है। कुछ लोगों का देखे बैठे हुए भी सांस बहुत फूलना शुरू हो जाता है एकदम से आपको। तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो सांस आपका काम हो जाता है, तो आपका कंट्रोल हो जाता है ब्रेथ पर, तो देन यू कंट्रोल योर माइंड। डिप्रेशन के लिए नहीं है, अगर आप इसको सोचते जाएं तो इसमें बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होती हैं। आप एक पॉइंट पर फोकस करना पेशेंस आपको मिल रहा होता है उस मेडिटेशन में, क्योंकि कामली बैठना विदाउट एनी थॉट्स बहुत मुश्किल है। तो वो सब्र का भी आपको एक प्रैक्टिस मिल रही होती है उसमें। अक्सर हम जो है ना रिएक्ट ही कर रहे होते हैं, रूटीन में हमारा जो रिएक्शन है वही चल रहा होता है कि हम एक दूसरे के सामने आते हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा इसने ये कहा है या इसने ये किया तो हमने ये करना है। तो उसमें बड़ा आप काम हो जाते हैं, फिर आप एक्ट करते हैं, फिर आप उससे हट जाते हैं, बुराइयों से हट जाते हैं, नेगेटिव लोगों से हट जाते हैं, फिर आप उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो हावी हो जाता है। तो फाइट एंड फ्लाइट के सिस्टम को आप कंट्रोल कर लेते हैं। फिर आप बहुत ज़्यादा खुशी भी है तो आप इतराते नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा गम है तो आप फिर दुख में नहीं जाते, बहुत बैलेंस और वो जो ये सबसे बड़ी एक चीज़ होती है वो कंट्रोल हो जाती है। और फिर आपकी जो सिक्रीशन है ऑर्गन्स की, ग्लैंड्स की जो एंजाइम्स हैं वो आपके कंट्रोल में हो जाते हैं, वो फिर पॉजिटिव वे में सिक्रीशन होती है। हैप्पी हार्मोन आपका स्टिमुलेट रहते हैं, आप रिलैक्स रहते हैं, और वो हम हर वक्त तनाव में होते हैं कि अगर सामने कोई लतीफ़ा भी सुना रहा है तो हम कहते हैं हम क्यों हंसें भाई, ऐसी बेवजह ही हंस जाए। और अगर हम हंसते हैं तो ये भी बहुत मेन एक हिस्सा है योगा का, कि लाफिंग योगा भी है। आप हंसते हैं और स्टिमुलेट करते हैं अपने हैप्पी हार्मोन को। अच्छा। और काफ़ी हंसते चले जाते हैं और पूरा आपका जिस्म रिलैक्स हो जाता है, और पूरा आप टॉक्सिन्स को दूर कर देते हैं। आप जिस्म में जो नोट्स होती हैं उनको ओपन कर देते हैं। परेशानी है तो कोई बात याद करें और हंसना शुरू कर दें, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे, ये अच्छा तरीका है। और फिर ये इंसोम्निया का इलाज भी है जिन लोगों को नींद नहीं आती है। बिल्कुल मेडिटेशन और योग निद्रा है, वो आप अपनी एक थंब से शुरू करते हैं और पूरे फिर बाजू पर, और फिर राइट साइड से पाँव तक, और फिर दूसरी हाथ से लेके फिंगर टिप्स से लेके आप पूरे बाजू पर जाते हैं, फिर लेफ़्ट साइड पर जाते हैं और फिर टोस तक चले जाते हैं। इस तरह हम पूरे बैक पर जाते हैं, फिर बैक से लेके पूरे फेस पर और पूरे फिर नाफ तक आते हैं। तो उससे हमारा पूरा जो जिस्म है वो एक तो हील होता है सांस को फोकस करते हुए, और दूसरा फिर हम ऑटोमेटिकली नींद में चले जाते हैं। ठीक है। अभी आप शुरू ही होते हैं एक हिस्से को देखना, थंब को देखा, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, ये आपने अपनी इमेजिनरी आंख से देखना है, ये बिल्कुल इमेजिनरी। आपने आंखें बंद करके लेटना है और देन आप फिर उसको देखते चले जाएंगे, और अभी आप आधे हिस्से में जिस्म के पहुंचेंगे तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, नींद आ जाएगी। और इससे एक तो आप हील कर रहे होते हैं अपने आप को, रेकी दे रहे होते हैं। ओके, सांस की एनर्जी, तो आप जब पैदा होते हैं तो सांस को लेते हैं, होते हैं ना कि सांस को लिया और बेचारा रोना शुरू कर दिया। और जब आप फोत होते हैं तो आप एक्सेल करते हुए फोत होते हैं। तो सांस की एनर्जी है, दिस इज लाइफ फोर्स एनर्जी। बिल्कुल सही। इनहेल करो तो वो एनर्जी है, एक्सेल करो तो वो आपका डिटॉक्स करते हैं, आप टॉक्सिन्स को निकालते हैं। तो सांस को देखते हुए आपने पूरे जिस्म को रिलैक्स करते हुए आपने हील करते हुए सोना है। बिल्कुल। तो अभी आधे हिस्से में ही जाते हैं या पूरा एक सर्कल आप चले जाते हैं, सेकंड सेट पे होते हैं तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, आजकल फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई, जो एक ज़माने में स्कूल में एक्सरसाइजेस कराया जाती थी, पीटी हुआ करती थी, और वो सुबह उठ के आपको जो है वो डिफरेंट एक्शंस करने होते थे, बट एटलीस्ट उससे आपकी बहुत ज़्यादा फिजिकल जो एक्सर्शन है वो हो जाती थी, तो आप एक्टिव रहते थे। अब तो वो खत्म हो गया है बहुत। अब तो अब ऐसे जो अच्छे स्कूल हैं वहाँ पर मेडिटेशन भी करवा रहे हैं और योगा भी करवा रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि प्राइमरी लेवल पर, स्कूल लेवल पर बच्चों को गाइडेंस देनी चाहिए और उनकी करिकुलम में डालें कोई योगा का एक चैप्टर, ताकि उनको अवेयरनेस हो कि किस तरह मेडिटेट करना है, किस तरह कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, अपनी स्टडी को अच्छा करना है, किस तरह आपने एक्टिव रहना है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहे, आप पोस्चर्स करें और अपने आप को सेहतमंद रखें। तो इसको ज़रूर ऐड करना चाहिए। लेकिन कुछ स्कूलों में मेडिटेशन भी करवाई जा रही है,
اور یوگا بھی کروائی جا رہی ہے اس طرح تاکہ بچوں کو صحت مند رکھا جائے. اور تو یہ ضرور ہونا چاہیے, اور اگر بچپن سے ہی آپ کی عادت بن جائے گی تو پھر بڑی کام اینڈ پرسکون زندگی ہے. اور وہ بچے بہت کام ہیں اور بڑے کنسنٹریشن سے بچے کر رہے ہیں جنہوں نے یوگا کر رہے ہیں. میرے ساتھ کافی بچے ہیں, بلکہ ہم یہاں پر ہی لاہور میں جم خانہ کلب میں ہم ایک نئی کلاس شروع کر رہے ہیں یوگا کی, بچوں کے لیے, کڈس کے لیے, جو کہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ شروع ہو رہی ہے, میڈیٹیشن اینڈ یوگا. تو اس میں جو بچے آ رہے ہیں وہ پہلے سے ہی جو بچے اس میں آ رہے ہیں وہ اتنے کانشیس ہیں اور اتنے کام ہیں, کیونکہ جو پیرنٹس اور جو بچے اس کو لائک کرتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کو ہر جگہ پر ڈالنا چاہیے, کیونکہ آج کل اتنی سیڈنٹری لائف سٹائل ہم نے بچوں کی بھی کر دی ہے کہ وہ نیٹ پر اور کمپیوٹر پر اور موبائلز اگر ان کے پاس نہیں بھی ہیں تو وہ بچے اپنے پیرنٹس کا پکڑ لیتے ہیں اور اس پر گیمز کھیل رہے ہیں, اور وہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور جنک فوڈ ہیں اور لائف سٹائل ہمارا بالکل ہی تباہ ہو چکا ہے, کھانے پینے کا بھی اور فزیکل ایکٹیویٹی کا بھی. تو جس کی وجہ سے ڈل ہوتا جا رہا ہے مائنڈ, کیونکہ مائنڈ کی طرف, اسکل کی طرف بلڈ سرکولیشن جاتا ہی نہیں ہے. اور آج کل تو وہ اسکولوں میں صبح صبح ایکسرسائز کروائی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی رائٹ ہینڈ سے اپنی لیفٹ ایئر کو پکڑنا ہے اور لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ایئر کو, اینڈ دین پھر اسکواٹس کرواتے ہیں تاکہ انرجی آپ کی برین کی طرف بڑھے اور اسٹیمولیٹ ہو. تو وہ جو انرجی چینلز ہیں برین کے وہ اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں اس ایکسرسائز سے. تو وہ اکثر اسکولوں میں کروائی جاتی ہے اور بلکہ بڑے ٹیچرس کو بھی کروائی جاتی ہے تاکہ آپ کا پڑھنے کا پوٹینشیل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اس اسٹیج میں تو آپ کو فوکس کی بہت ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ڈسٹریکشن کا باعث بن رہی ہوتی ہیں کہ یہ کھیل لیں, یہ گیم کھیل لیں, اس کو کم کر لیں. سب سے بڑا جو مین جو ریزن ہے وہ ہمارا جو موبائل ہے وہ ہے. بچے جو ہیں وہ بالکل اس میں, اور ان کی اگر پڑھائی کی طرف توجہ ہوتی بھی ہے کر کے ان کا واپس اسی پر ہوتا ہے کہ ہم نے گیمز کھیلنی ہیں. گیمز یہ گیمز ہیں, لیکن فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے میرے خیال سے یہ والی سائڈ جو ہے وہ بالکل ضرور ہونا چاہیے. اور ہر اسکول میں تھوڑا بہت چاہے 5 منٹ یا 10 منٹ دیں, 5 منٹ میڈیٹیشن کو اور 5 منٹ کوئی بھی آسن ایک بچوں کو سکھایا جائے اور کروایا جائے تاکہ وہ روٹین میں ان کے پاس. اس عمر میں جو آپ چیزیں سکھاتے ہیں وہ ساری زندگی آپ کی روٹین کا حصہ بن جاتی ہیں, اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ خود بخود آپ کی ایک جب روٹین کا حصہ بن جائے گا تو خود بخود آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں. ناظرین, ہم مزید باتیں بھی کریں گے اور رمضان میں یوگا کیسا ہے اور کس طرح سے کرنا چاہیے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, یہ بھی جانیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. اچھا سائرہ جی, پینک اٹیک کے بارے میں پوچھنا چاہی تھی کہ کچھ لوگوں کو پینک اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ انزائٹی اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہے اور آپ ٹیمپر لوز کر جاتے ہو, سو اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے؟ ہمارے یوگا میں میڈیٹیشن اور بریدنگ ہے. بریدنگ آپ روٹین میں اگر 5-10 منٹ روزانہ بریدنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ کام رہتے ہیں. سب سے بڑی جو اس طرح کے جو ان کو سمپل الفاظ میں دورے کہتے ہیں تو وہ جو پڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے عورتوں کو زیادہ ہے, وہ توجہ ہی مانگ رہی ہوتی ہیں. اور وہ کافی میں نے سنا ہے کہ ہاسپٹل میں بیچاری جاتی ہیں اور ڈاکٹرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے سارا, اس کو انجیکشن لگا دو, اور وہ انجیکشن پانی والا انجیکشن ہوتا ہے. اور وہ پانی والا انجیکشن لگا دیتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے اور وہ پھر وہ ڈر جاتی ہے اور اس وقت ٹھیک ہو جاتی ہے. اصل میں وہ بیچاری جتنی بھی اٹینشن مانگ رہی ہوتی ہیں اصل میں توجہ ملتی نہیں ہے. اصل میں اگر وہ اچھی دکھ رہی ہیں تو کوئی تعریف نہیں کرے گا, اگر وہ بیمار ہیں تو ان کے لیے کوئی ان کو فیسلٹی نہیں دیتے کہ اچھا تم بیمار ہو تم ریسٹ کر لو. یہ ہمارا ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی. ایموشنل سپورٹ بہت زیادہ چاہیے, بہت ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن اب سب کو یہ سہولت پرووائڈ بھی نہیں ہے کہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں یا یوگا کریں یا گھر سے باہر جائیں, ایون ان کو پرمیشن ہی نہیں ہے بالکل جانے کی. لیکن اویئرنیس بھی نہیں ہے, بالکل اویئرنیس نہیں ہے. یوگا جو ہے وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, یا کوئی بھی ایکسرسائز بس بیٹھی رہتی ہیں بیچاری اور گھر کے کام کرتی رہتی ہیں. لیکن اگر لمبے گہرے سانس, سمپل ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ نے کانشیس ہو کے لمبے اور گہرے سانس لینے ہیں. بالکل شیلو ہم بریدنگ کرتے ہیں, صرف لمبے گہرے سانس لینے سے ہی آپ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ ٹرینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے مائنڈ کو ٹرین کرتے ہیں, اپنے جسم کو ٹرین کرتے ہیں کس طرح کام ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی اچھی یہ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں. جس طرح اپنے آپ کا
आप बार बार अपने आप को खुद से देखें, खुद से अच्छी तारीफ बात ये है कि करें अगर और अपने आप का ख्याल आप रखें। अटेंशन सीकर हैं तो वो अटेंशन आप अपने आप से ही जो है जी बिल्कुल, वो निकालें। सबसे अच्छा जो केयर करने वाला इंसान है वो खुद ही अपने आप को कर सकता है, कोई दूसरा नहीं आपको देगा तवज्जो। और कोशिश करें कि अपने आप को खुद से ठीक करें, खुद से मेडिटेट करें। ये होता है कि मेडिकेशन के बजाय आप मेडिटेट करें। मेडिटेशन का मतलब ही ये है कि आप अपने आप को के साथ अवेयर हो जाएं, अपने आप को डिस्कवर करें, अपने आप के अंदर की जो सलाहियतें हैं उनको उभारें। अगर आप में 10 नेगेटिव चीज़ें हैं तो एक अगर पॉजिटिव है तो उसको ही आप उभारते हुए लेके चल सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है जो कि मैं मैसेज दूंगी अपनी ख़वातीन को कि जो घरों में हैं वो हल्की फुल्की वॉक, जो भी आपका लोन है या जो भी आपका थोड़ा सा हिस्सा है उसमें थोड़ी सी वॉक किया करें, ट्विस्ट दिया करें अपने जिस्म को, बैक को ट्विस्ट दें, लंबे गहरे सांस लें, सुबह सुबह उठ के बाजुओं को खोलते हुए लंग्स आपके खुलेंगे, हार्ट आपका खुलेगा और आपका माइंड काम होगा। बिल्कुल सही। और ये बड़ी अच्छी एडवाइस है जो आप लोगों को दी गई है, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है कि घर के कामों में दूसरों के लिए काम करते करते अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 5 मिनट की बात है और अगर इससे आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाती है और आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली, तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है और ये भी ख़ास तौर पर ख़वातीन में ज़्यादा है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है। अगर एक जगह बैठी हैं तो वहीं काम कर रही है, अगर एक जगह बस बैठ गई हैं तो फिर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, खड़ी हैं तो बैठा नहीं जा रहा। इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो फीमेल्स हैं उनका जब उनकी शादी से पहले तो वो बड़ी यंग होती हैं, बड़ी एक्टिव होती हैं। शादी के बाद उनकी डिवेलप होती हैं तो उसके बाद उनमें काफ़ी डेफिशिएंसीज शुरू हो जाती हैं क्योंकि डाइट का उनका ख्याल नहीं रखा जाता और सप्लीमेंट्स भी नहीं वो लेती हैं। उस सप्लीमेंट्स की तरफ तो वो जा ही नहीं सकती क्योंकि उनको होता है कि हम सिर्फ रोटी उनकी पूरी हो जाए। तो उनको कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छी तरह से अच्छी सब्जियां खाएं, हरी भरी, और फ्रूट्स लें ताकि उनके जॉइंट्स मोबिलाइज रहें। न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो उनके जॉइंट्स में डेफिशिएंसी नहीं होगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। बिल्कुल ना उसकी वजह से है। और दूसरा ये है कि इनएक्टिविटी, जो कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा हो गया और हम हर जॉइंट को मूव ही नहीं करते हैं, पूरी मूवमेंट नहीं है। जिस एंगल से अल्लाह ताला ने हर एंगल से मूवमेंट को बनाया हुआ है तो उस एंगल से हम यूज ही नहीं करते उस जॉइंट को। तो एक लिमिटेड है और फिर वो जो जेली टाइप होती है वो नहीं बन रही होती। और वो जब आप किसी एक एंगल से आप उसको यूज कर लेते हैं जो कि आप रूटीन में नहीं यूज कर रहे, तो उस वक्त आपको लगता है कि ओहो ये तो पेन शुरू हो गया। तो अपने जिस्म को मूव करें, हर जॉइंट को, खासकर नीज़ को। जो लेडीज़ हैं उनकी नीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। अगर जिनको पेन भी है वो हल्का फुल्का मूव करना शुरू करें, जो ठंडी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें और हर चीज़ की मूवमेंट जो है वही शिफा है। बिल्कुल सही। और वो एक फ्रीक्वेंटली जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सेट कर लें और फिर उसी के मुताबिक उसी एडजस्टमेंट के साथ जो है वो चलते हैं। अच्छा, आपने वॉक का जिक्र किया और अक्सर ख़वातीन वॉक करती भी हैं और ये अवेयरनेस भी है और बाकायदा पार्क्स में जाकर पूरे ट्रैक पे जो है वो हिसाब किताब लगा रही होती है कि मैंने 3 किलोमीटर कर लिया, मैं आधा और कर लूँगी तो मेरा इतना हो जाएगा। सो उसमें अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि हैंड्स फ्री लगाई होती है। जी बिल्कुल। वो क्या फोकस पॉइंट क्रिएट कर रहा होता है? देखिए, एक होती है सिंपल वॉक, वो भी कर लें तो बहुत अच्छा। एक होते है मेडिटेटिव वॉक कि आपका जो भी स्टेप आप ले रहे हैं तो बड़े कॉन्शियस हो के अवेयर हों कि आपने राइट लेग उठाई है, आप लेफ्ट लेग उठाई है, आपका हार्ट रेट किस तरफ जा रहा, आप सांस किस तरफ, मतलब फोकस अपनी बॉडी के ऊपर। आप पार्क में ट्रीज को देखें, फ्लावर्स को देखें, पौधों को देखें और हवा को देखें, लोगों को देखें। रियली। और लेकिन हमने वो हैंड फ्री लगाई होती है, हमें बिल्कुल पता ही नहीं होता, अनकॉन्शियसली हम स्टेप ले रहे होते हैं, बिल्कुल हमें पता ही नहीं होता किस तरह हमारा हार्ट रेट ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर आपका हार्ट रेट ऊपर जा रहा है, सांस आपको चढ़ रहा है, स्वेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कैलोरीज आपकी बर्न हो रही हैं, फैट बर्न कर रहे हैं। अगर आप सिंपल वॉक कर रहे हैं और बस गपशप भी लगा रहे हैं, साथ लेडीज़ भी हैं, ड्रेस पे बात हो रही है, खाने पे हो रही है, तो फिर वो वॉक आप करते रहें, आप उसका फ़ायदा कोई नहीं है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अगर आपकी 10 मिनट चाहिए जिसमें फोकस आपके अपने ऊपर हो और 5 मिनट से शुरू करें ब्रिस्क वॉक,
دین آپ اپنے آپ کو سمپل واک پہ لے آئیں تاکہ آپ کی ہارٹ ریٹ کم از کم اوپر جائے. ہارٹ ریٹ اگر اوپر نہیں جا رہا تو اس کا مطلب اس واک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل صحیح. اور انٹینسٹی سب کی فرق ہے. کچھ لوگ تھوڑا سا چلتے بھی ہیں تو ان کا ہارٹ ریٹ ایک دم سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ کنڈیشن ہارٹ نہیں ہوتا ان کا. اور اگر تھوڑا سا کچھ برسک واک کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی ان کا ہارٹ ریٹ کام ہی رہتا ہے. کچھ جوگنگ کرتے ہیں دین ان کا ہارٹ ریٹ اوپر جاتا ہے. ہر انٹینسٹی کا ہر انسان کی ڈیمانڈ ہے اگر بہت زیادہ ہے تو پھر ان کا ہارٹ ریٹ ایک دم سے اوپر نہیں جائے. بالکل صحیح. اچھا لاسٹ 2 منٹس میں آپ سے ایک میسج ضرور لینا چاہوں گی ان لوگوں کے لیے, ان حضرات کے لیے. ہم بہت سی چیزیں ہم نے خواتین ریلیٹڈ کی جن کا اسموکنگ کے بعد اسٹیمنا کم ہو جاتا ہے. سو کیا یوگا اس چیز میں ہیلپ کرتا ہے؟ بالکل ہیلپ کرتا ہے. ویسے میں ایک اس پوائنٹ سے شروع کروں گی کہ اگر جو اسموکر ہیں جو روٹین میں اسموک کرتے ہیں اگر وہ آج تہیہ بھی کرتے ہیں چھوڑنے کا تو 4 سال ان کو لگتے ہیں. ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. بالکل 4 سال لگتے ہیں نکوٹین کو کے ریموول کے لیے. اچھا. جو ان کے شریانوں میں اور ان کے مسلس میں جو اسٹور ہو چکی ہے پھر ان کو پھر فیل ہوگا کہ ہم لیں نکوٹین. ان کو راہ ہی نہیں جاتا. لیکن یوگا میں بریدنگ اور آسناز اور جو اس میں ڈیٹاکس کرنے کے لیے کچھ آسنز ہیں جو لنگس کو ڈیٹاکس کرتے ہیں تو وہ اگر روٹین میں وہ کریں اور بالکل سگریٹ کو چھوڑ دیں تو پھر ان کے جلدی ہی وہ اس پر چلے جائیں گے. بالکل 4 سال سے پہلے ہی وہ اچیو کر لیں گے. نکوٹین لیول جو ہے وہ آپ کا نکل جائے گا باڈی سے اور پھر آپ جو ہے وہ نکوٹین فری ہو جائیں گے. ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ہمیشہ ایک ڈھیر ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہم ویورز تک پہنچاتے ہیں, خاص طور پر خواتین کے لیے جو سمجھتی ہیں کہ گھر بیٹھ کر وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو ایسے پروگرام کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں اور انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتی ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت بھی لیں گے. انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.